अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड ग्रांटिंग ऑफ बेल, व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड ग्रांटिंग ऑफ बेल एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस, what are the guidelines that has to be kept in mind while granting bail। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। अब अगर आप आर्टिकल 21 देखोगे, आर्टिकल 21 देखोगे, वहां पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करी गई है। दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। हर एक पर्सन की जो लिबर्टी है उसको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो, then we can say that his personal liberty is curtailed. His personal liberty is curtailed. And यहाँ पे one can say that आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, बट ये चीज सही नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज द इंडिविजुअल इंटरेस्ट हियर। यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये होगा कि एक पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है उसकी रिस्पेक्ट की जाए एंड उसको वो ग्रांट की जाए। लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही देखना है, यहाँ पे हमको सोसाइटल इंटरेस्ट भी देखना है। वी विल हैव टू सी सोसाइटल इंटरेस्ट एज वेल इन दिस केस। अब यहाँ पे हमको पता होना चाहिए जब भी एक ऑफेंस होता है, जब भी एक ऑफेंस कमिट होता है, इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द होल सोसाइटी। अगर फॉर एग्जांपल ए बी का मर्डर कर रहा है, तो यहाँ पे बी का मर्डर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरी सोसाइटी में एक फियर बैठ जाता है। देयर इज अ सेंस ऑफ फियर इन द होल सोसाइटी। इसके वजह से हो सकता है कि कोई लोग अपने घर से बाहर ऑफन ना निकले, या फिर लोग यहाँ पे अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस ना कर सके, because there is crime in the society, and that is why it is said that crime is an offense against the whole society। तो यहाँ पे अगर कोई भी क्राइम होता है तो सोसाइटल इंटरेस्ट ये होगा that this person should be sent to jail। जो भी ऑफेंस करेगा उसको आप जेल में भेज दो, ये सोसाइटल इंटरेस्ट बोलेगा। बट यहाँ पे हमको इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोसाइटल इंटरेस्ट के बीच में बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। We will have to do balancing between individual interest and societal interest। Societal interest will say that for proper investigation, the accused should be sent to jail, and individual interest will say that the right of personal liberty shall be respected। In this particular case, we will have to do balancing of interest between individual interests and societal interests। अब हमको पता होना चाहिए that in bailable offences, bail is granted as a matter of right। यहाँ पे बेल आपको as a matter of right ग्रांट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे we can say that in bailable offences the balancing has been done। The balancing has been done by the legislature itself। यहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट है उन्होंने ही बैलेंसिंग कर दी है in the favor of individual interest। यहाँ पे we can say that individual interests have been given primacy, because यहाँ पे आप as a matter of right bail grant कर रहे हो and इससे जो accused है उनको benefit ही होगा। Okay, but in non-bailable offences bail is not granted as a matter of right। यहाँ पे आपको bail as a matter of right grant नहीं करी जाएगी, वे proper bail की arguments होंगी। तो यहाँ पे we can say that the legislature has done the balancing in the interest of societal interests। यहाँ पे सोसाइटी के जो इंटरेस्ट है उनके फेवर में बैलेंसिंग करी गई है। You can say that here proper judicial discretion will be exercised, and after that bail can be granted to the accused। बट हमको एक रूल याद रखना है that bail is the general rule and jail is an exception। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे केसेस में बोला है that bail is a general rule and jail is an exception। यानी जहां पे भी प्राइमा फेसाई लग रहा है कि accused ने क्राइम कमिट नहीं किया, in this particular case bail should be granted
to the accused. And so we can say that the tilt of the court should be towards granting of bail. Okay, तो ये पॉलिसी हमको याद रखनी है बिहाइंड ग्रांटिंग ऑफ बेल. लेकिन हमको ग्राउंड्स भी पता होने चाहिए. व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ ग्रांटिंग बेल? यहाँ पे फर्स्ट ग्राउंड ये होगा दैट द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस will be seen by the judge before he grants bail. If the offense in question is more grave, then the magistrate will be tilted to not grant bail. अगर एक एक्यूज ने थोड़ा ज्यादा ग्रेव ऑफेंस की है तो यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट होंगे या फिर जो भी जज होंगे उनका टिल्ट यही होगा कि बेल यहाँ पे ग्रांट नहीं करी जाए. ओके, तभी आप देखते होंगे इन सर्टन ग्रेव ऑफेंसेस लाइक मर्डर एंड रेप, यहाँ पे कभी भी लोअर कोर्ट जो है वो इजीली बेल ग्रांट नहीं करते. सेकंड गाइडलाइन यहाँ पे ये होगी दैट द कोर्ट विल सी दैट वेदर प्राइमा फेसाई केस इज मेड अगेंस्ट द एक्यूज्ड और नॉट. यहाँ पे ये देखा जाएगा कि प्राइमा फेसाई केस एक्यूज के खिलाफ बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है. अगर यहाँ पे केस एक्यूज के खिलाफ नहीं बन रहा होगा तो यहाँ पे बेल कैन बी ग्रांटेड बाय द जज. थर्ड गाइडलाइन यहाँ पे ये होगी दैट द जज विल सी दैट वेदर द accused हैज चांसेस ऑफ एब्सकॉन्डिंग. यानी अगर यहाँ पे एक्यूज को बेल ग्रांट कर दोगे तो क्या ये भाग जाएगा? अगर यहाँ पे देर आर चांसेस दैट द एक्यूज विल रन अवे, देन इन दिस पर्टिकुलर केस द टिल्ट ऑफ द जज विल बी टुवर्ड्स नॉन ग्रांटिंग ऑफ बेल. फोर्थ गाइडलाइन यहाँ पे हो सकती है that the judge will see that if the bail is granted to the accused, then whether there are chances that accused will commit the crime once again. If there are chances that the accused may still commit a crime once again, अगर आप ये चांसेस होंगे कि accused दोबारा से क्राइम कमिट कर देगा, then in this particular case the tilt of the court will be towards non-granting of bail. In this particular case the judge will see the background of the accused and also the social standing of the accused. यहाँ पे सोशल स्टैंडिंग ऑफ द एक्यूज देखेंगे बिकॉज से ये पता लग जाएगा कि एक्यूज के लिए इस शहर को छोड़ के भागना इजी या फिर नहीं है. अगर यहाँ पे हाई सोशल स्टैंडिंग होगी एक्यूज की तो उसको ये जगह छोड़ने में दिक्कत होगी. ही कैन नॉट इजीली एस्केप दिस प्लेस एंड गो टू सम अदर सिटी, एंड दैट इज वाई यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ द एक्यूज देखा जाएगा बिफोर ग्रांटिंग ऑफ बेल. एंड हमको ये चीज भी याद रखनी है दैट इफ द एक्यूज्ड हैज हायर लेवल ऑफ सोशल स्टैंडिंग, then chances are there then he will not commit the same crime once again if he is granted bail. यहाँ पे पांचवी गाइडलाइन हो सकती है that the court will see that whether accused has chances of threatening the witness or not. यानी यहाँ पे अगर आपने accused को bail grant कर दी है and इसके वजह से accused जो है witness को जाके threaten कर रहा है, तो in this particular case the court will be tilted towards non-granting of bail. Okay, sixth guideline यहाँ पे हो सकती है that the court will see that whether the accused has the capacity to actually alter the evidences or not. अब accused के पास कैपेसिटी है कि वो एविडेंसेस को ऑल्टर कर सकता है, उनके साथ छेड़खानी कर सकता है. अगर यहाँ पे accused के पास कैपेसिटी है then in that particular case the court will be tilted towards non-granting of bail. अब यहाँ पे I think seventh guideline हो सकती है that the court will see the age of the accused as well. If the accused is of old age and is suffering from multiple illnesses, then in that particular case the court can actually grant bail to the accused. यहाँ पे उसकी जो ओल्ड एज की कंसिडरेशन है इसकी तरफ भी कोर्ट देखेगी. इसके अलावा एथ गाइडलाइन यहाँ पे हो सकती है that the court will see that whether the accused is pregnant or not.
अगर हमारे सामने एक लेडी एक्यूज्ड है एंड ये प्रेग्नेंट है, then in that particular case the court will be tilted towards the granting of bail. Okay, तो ये कुछ गाइडलाइंस आपको याद रखनी है जो कोर्ट देखेगी बिफोर इट ग्रांट्स बेल टू द एक्यूज्ड. आपको यहाँ पे याद रखना है that the court will actually keep this in mind that the accused shall be given proper time to prepare his defense, and accused should be given an ample opportunity to prepare defense for himself. यानी एक्यूज्ड को अपना डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए एक आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई एक एक्यूज्ड को अगर आप बेल ग्रांट कर दोगे, इफ यू विल ग्रांट बेल टू द एक्यूज्ड, तो एक्यूज्ड के पास थोड़ा ज्यादा टाइम होगा टू एक्चुअली प्रिपेयर एन इफेक्टिव डिफेंस फॉर हिमसेल्फ. तो ये कंसिडरेशन भी कोर्ट ध्यान में रखेगी बिफोर इट डिसाइड्स टू ग्रांट द बेल और नॉट ग्रांट द बेल टू द एक्यूज्ड. ओके, तो ये कुछ चीजें हमको यहाँ पे याद रखनी है.